तो आज हमारे पास कुछ दिलचस्प सामग्री है। हम शरीर की अंदरूनी केमिस्ट्री से जुड़ी कुछ खास आनुवांशिक मतलब मेटाबॉलिक गड़बड़ियों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। फोकस रहेगा 3 कंडीशंस पर। फेनिलकीटोन्यूरिया यानी पीकेयू, मैपल सिरप यूरिन डिजीज जिसे MSUD कहते हैं, और एल्कैप्टोन्यूरिया। मकसद ये समझना है कि ये हैं क्या, क्यों होती हैं और इनकी खास पहचान क्या है। तो चलिए इन रासायनिक गड़बड़ियों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया पीकेयू से। तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? वो फिनाइलएलेनिन का जमा होना है ना? हाँ बिल्कुल। फिनाइलएलेनिन एक अमीनो एसिड है, वो शरीर में जमा होने लगता है। और वजह? वो एंजाइम पीएच फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसकी कमी। सही, इसी एंजाइम की कमी होती है। और एक बहुत अजीब सी पहचान है इसकी, शरीर से एक सीलन जैसी या कहें तो मस्टी गंध आना। हाँ, मैंने पढ़ा था। ये गंध क्यों आती है? वो गंध दरअसल फेनिल एलिसिटेट जैसे दूसरे मेटाबोलाइट्स के जमा होने से आती है। अच्छा। ये पसीने और मूत्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। असल में होता क्या है, ये पीएच एंजाइम फेनिलएलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। जब ये रास्ता रुक जाता है तो फेनिलएलेनिन खतरनाक लेवल तक जमा हो जाता है। और इसका असर अगर पता ना चले तो? अगर जल्दी पता ना चले और इलाज ना हो तो दिमाग के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बौद्धिक अक्षमता, दौरे, ऐसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि जल्दी जांच जैसे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल जरूरी। इसीलिए कई देशों में ये अनिवार्य है। नवजात बच्चों की स्क्रीनिंग होती है ताकि इसे एकदम शुरुआत में पकड़ लें। और इलाज? इलाज मेनली डाइट पर कंट्रोल है। ऐसा खाना जिसमें फेनिलएलेनिन बहुत कम हो, प्रोटीन वाली चीजें जैसे मीट, डेयरी, अंडे, नट्स, इन पर सख्त पाबंदी। और एक और चीज, आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टिम, उससे भी बचना होता है क्योंकि उसमें फेनिलएलेनिन होता है। अच्छा। और हाँ, एक मैटरनल पीकेयू भी होता है। अगर गर्भवती महिला को पीकेयू है और कंट्रोल में नहीं है तो पेट में पल रहे बच्चे पर असर हो सकता है, भले ही बच्चे को पीकेयू न हो। ठीक है, ये तो हुई पीकेयू की बात। अब आते हैं मेपल सिरप यूरिन डिसीज MSUD पर। इसकी पहचान भी एक अजीब गंध से है। हाँ बिल्कुल, नाम ही बता रहा है, मूत्र से मेपल सिरप या जली हुई चीनी जैसी गंध आना। सही पकड़ा। इसमें दिक्कत ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन के मेटाबॉलिज्म में होती है। और यहाँ कौन सा एंजाइम गड़बड़ करता है? यहाँ एक पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये आप समझ लीजिए एक मॉलिक्यूलर मशीन है जिसे इन तीनों अमीनो एसिड्स को तोड़ने के लिए विटामिन B1 यानी थायमिन की भी जरूरत होती है। अच्छा। जब ये मशीन काम नहीं करती तो ये अमीनो एसिड्स और उनके खतरनाक बाय प्रोडक्ट्स शरीर में, खासकर दिमाग में जमा हो जाते हैं। और इसका नतीजा? नवजात शिशुओं ने बहुत गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाए, दौरे पड़े, विकास ठीक से ना हो। ये जानलेवा भी हो सकता है। बाप रे, इसका इलाज भी फिर डाइट से ही जुड़ा होगा? हाँ, इलाज में इन तीनों ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स वाले खाने पर सख्त बहुत सख्त पाबंदी लगानी पड़ती है। जिंदगी भर का मैनेजमेंट है ये। कभी कभी कुछ खास मामलों में थायमिन सप्लीमेंट से भी मदद मिलती है, अगर एंजाइम में प्रॉब्लम थायमिन से जुड़ी हो। ओके। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, एल्कैप्टोन्यूरिया। इसका लक्षण तो और भी अजीब है। हवा लगने पर यूरिन का काला पड़ जाना। हाँ, ये बहुत ही अनोखा लक्षण है। और एक और चीज का जिक्र था, ओक्रोनोसिस, जिसमें टिश्यूज में नीला काला पिगमेंट जमा होता है। हाँ, ओक्रोनोसिस। इसमें होता क्या है, एक एंजाइम है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, उसकी कमी होती है। अच्छा। ये एंजाइम भी टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के रास्ते में आता है। जब ये काम नहीं करता तो होमोजेंटिसेट एसिड जमा होता है और यही एसिड मूत्र में निकलता है। बिल्कुल। और जब ये मूत्र हवा की संपर्क में आता है तो होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडाइज होके काला या गहरा भूरा रंग बना लेता है। क्या ये खतरनाक है? शुरुआत से ही? दिलचस्प बात यह है कि बचपन में या शुरुआती वयस्क जीवन में इसे ज्यादातर कोई खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन
लेकिन वक्त के साथ ये होमोजेनेसिक एसिड धीरे धीरे जोड़ों के कार्टिलेज में और दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज में जमा होने लगता है। तो उससे क्या होता है? उससे वो टिश्यूज सख्त और भंगुर हो जाते हैं और उनमें नीला काला रंग आ जाता है। यही ओक्रोनोसिस है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इससे बाद की उम्र में बहुत तकलीफदेह गठिया मतलब आर्थराइटिस हो जाता है। समझ गया। तो इन तीनों स्थितियों में कोई कॉमन बात है, जैसे ये पेरेंट्स से बच्चों में कैसे आती हैं? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉमन बात है इनका इनहेरिटेंस पैटर्न। ये तीनों ही बीमारियां आमतौर पर ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से विरासत में मिलती हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब बच्चे को ये बीमारी तभी होगी जब उसे उस खास जीन की एक डिफेक्टिव कॉपी माँ से और एक डिफेक्टिव कॉपी पिता से, दोनों से मिले। अगर सिर्फ एक कॉपी डिफेक्टिव है तो वो कैरियर होगा पर बीमार नहीं। अच्छा। तो संक्षेप में कहें तो ये तीनों ही जन्मजात मेटाबॉलिज्म की त्रुटियां या इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है। एक एंजाइम की कमी हुई, एक बायोकेमिकल रास्ता रुक गया, कोई चीज जमा हो गई, किसी चीज की कमी हो गई और उसी से लक्षण पैदा हुए। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा एंजाइम, उसकी एक गड़बड़ी शरीर में कितने बड़े और अजीब बदलाव ला सकती है। सीलिन जैसी गंध, मीपल सिरप जैसी गंध या काला मूत्र, ये दिखाता है कि हमारी बॉडी केमिस्ट्री कितनी जटिल और नाजुक है। बिल्कुल सही कहा। और ये उदाहरण हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं ना, कि एक अकेला एंजाइम पूरे सिस्टम पर कितना असर डाल सकता है। हाँ। ये सवाल भी मन में आता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म में ऐसी और कितनी शायद कम पहचानी जाने वाली कमजोरियां हो सकती हैं, जिनके असर शायद इतने नाटकीय न हो, लेकिन वो धीरे धीरे लंबे समय में हमारे स्वास्थ्य को उन तरीकों से प्रभावित कर रही हों जिन्हें हम आज पूरी तरह से समझते भी नहीं हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारी बॉडी केमिस्ट्री की गहराई सचमुच बहुत ज्यादा है।